अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। वाइस ऑफ डे में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे उन हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर है और सीडीए की छतरी के नीचे हैं, और लोगों के मसाइल के ऊपर बात होगी। और ये बात होगी कि एक आम आदमी जब वो बेचारा प्लाट लेने की कोशिश करता है, पूरी ज़िंदगी वो जॉब करता है, मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक है, तो जब वो प्लाट लेने जाता है तो उस बेचारे को सालों लग जाते हैं उस प्लाट को ख़रीदते हुए, ख़ास तौर पे जब उसके हाथ में फ़ाइल थमा दी जाती है। और फाइल वो कि उसमें सालों लगते हैं। एक जब पार्टी आती है वो कहती है कि ये फ़ाइल जो पिछली मैनेजमेंट थी उसने करप्शन की, जिस वजह से ये इतना टाइम लग गया। जब दूसरी डेवलपमेंट की या उसकी मद में जितने लोग जो है ना एमसी या वहाँ पे जो भी बॉडी होती है वो उसको मुंतखब करते हैं, जब वो आती है वो कहते हैं ये पिछले जो है ना उन्होंने करप्शन की, तो इंशाल्लाह हम आज आपको डिलीवर करके दें। ये वो वाइट कॉलर क्राइम है जिसके ऊपर आज हमें बात करने की ज़रूरत है। इसकी आंखों में आंखें डाल के आज ये पूछना पड़ेगा, ये जो माल बनाते हैं, ये जो पैसा बनाते हैं, ये जो लोगों के हक के ऊपर डाका डालते हैं, क्या इनको खुदा याद नहीं? क्या ये पैसा पूरी ज़िंदगी ये अपने साथ रखेंगे? क्या यही इनके काम आएगा? लोगों के जो एतमाद को हम धोखा देते हैं, लोग वो बेचारे जो अपने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उनका सबसे बड़ा ख्वाब और पुराना ख्वाब यही होता है कि एक घर बनाया जाए। और घर कहाँ बनाया जाए? एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस और बाकी सहूलतें, ग्रीन एरिया, कम्युनिटी पार्क और ग्रेवयार्ड, ये सारी चीज़ें मौजूद हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम इदारे हैं, होता ये है कि वहाँ पे प्लाट जो होते हैं, जो मसाजिद के प्लाट हैं, उनको सेल कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। ग्रीन एरिया को सरेआम नीलाम कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा ग्रेवयार्ड, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। कम्युनिटी सेंटर सिरे से नहीं है, एजुकेशन का कोई एक स्कूल नहीं, कोई वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। तो आज जब कोई एक सिंगल पर्सन वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाता है, बात करता है, तो वो कहते हैं हम आपको जवाब दे ही नहीं, हम आपको ये आपके सवालों का कैसे जवाब दें? हम जवाब दे ही नहीं सकते, हम कानून के कायदे के नीचे नहीं है। हम आपको जवाब देने का, आप लोगों को इकट्ठा करें और लेके आएँ। देखिए, जो मेंबर होता है उसका बुनियादी हक होता है कि वो सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर, आईने पाकिस्तान में रहते हुए, ख़ास तौर पे आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। क्या जो एक आम आदमी है वो किसी से कोई सवाल नहीं कर सकता? क्या उसका हक ही नहीं है कि उसको कोई सवाल करे और कोई उसको जवाब ना दे? तो पाकिस्तान में ये जो अलमिया है, ये जो दो किस्म के कानून हैं, एक अमीर का एक गरीब का, इसको ख़त्म करना होगा। और पाकिस्तान में जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। आज इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिन गेस्ट को इनवाइट किया है उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले सरदार एहसन रज़ा साहब, जो कि माहिर कानून है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर भी। आज आप खुल के उनसे बात करेंगे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून वो किस तरीके, जो एक आम आदमी है वो समझ सकता है, उसके ऊपर किस तरह अमल करवा सकता है, क्योंकि जितना भी माशरा है, ज़्यादातर हमारा लोगों को कानून का पता ही नहीं है, कानून होता क्या और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान भट्टू साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। तो सबसे पहले सरदार एहसन रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आज हम आपसे वो तल्ख सवाल जो है ना वो पूछने जा रहे हैं कि सर, ये जो सोसाइटियों की भरमार है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर आप देखें कि जो प्राइस है एक प्लाट की, आप यूके बाकी जो महंगे तरीन जो सिटी है इंटरनेशनल जो है ना वर्ल्ड में, अगर आप देखें वहाँ से भी ये क्रॉस कर रही है। क्या वजह है? इसके पीछे लैंड माफिया है, चाइना कटिंग है, या हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो सारा को माल पहुँच रहा है? पीछे वजूहात क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ दावत दी, और दूसरा ये है कि ये एक इंतहाई अहम मौजू है जिस पे आज आपने लबकुशाई की है, चूँकि लोग इस पे आम तौर पे इसके करीब से भी नहीं गुजरते, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक माफियाज से है, और जो माफिया इस वक्त डोमिनेटिंग माफिया है उनसे ताल्लुक है। मगर असल बात यह है कि जिसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये बेचारे लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के वो तनख्वाहदार लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपने लिए एक प्लॉट, एक इन्वेस्टमेंट, एक रिहाइश तलाश करने की कोशिश में होते हैं, बनाने की कोशिश में होते हैं, तो उन लोगों की जेबें काटी जाती हैं। और इसको काटने में एक पूरा जो है वो एक सर्कल इन्वॉल्व होता है, एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है,
जो उन बेचारों के को अगर कैलकुलेट उसको किया जाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए ये अपनी जेबों में डाल के और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि एक मोटरसाइकिल वाले ने एक छोटी वर्कर ने कैसे किस तरह अपने बच्चों का पेट काट के ये किस्तें दी होंगी, तो ये फाइलें बेचते हैं। और हालांकि ये जो सोसाइटीज़ एक्ट है, जैसे आपने कहा, इसमें जो भी आपको अपनी सोसाइटी अप्रूव करवाने के लिए वहाँ पर ग्रेवयार्ड की जगह रखनी होती है, कानूनी तौर पर मस्जिद की, स्कूल की, ग्रीन एरिया की, ग्रीन बेल्ट्स की, सड़कों के एक बाकायदा पैमाइश होती है कानून के तहत। और फिर उसके ऊपर इदारे हैं जो सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं जो पूरे पूरे एक इदारे काम कर रहे हैं, जो लाखों रुपए वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। मगर तो ये सारा निज़ाम इस तरह से आपस में मिला हुआ है कि आखिर में वही जो एक गरीब आदमी है, जो एक मिडिल क्लास है, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इस सारे सिस्टम से मुतासर है। तो ये इस पे खुसूसी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए। और असल बात ये है कि क्यों ये होता है कि ये मैं पिछले दिनों ही एक मैंने बड़ा अहम केस देखा है इस सिलसिले कि एक खातून बेवा, उनके हस्बैंड ने कोई यहाँ पर कोई सोसाइटी थी इस्लामाबाद में ही, तो उसने बेचारे ने कोई 4 प्लॉट्स, अपनी बच्चियाँ, उसकी 4 बच्चियाँ थी, तो उसने प्लॉट्स अपनी एक हर बच्ची के नाम के प्लॉट्स लेके रखे हुए उस सोसाइटी में। तो वो अपने ताई मुतमईन थी कि मेरी बच्चियों के नाम की इन्वेस्टमेंट उनका वालिद कर गया है महफूज तो, हाथों में। तो जब वो बेचारी लेके तो वो सोसाइटी के दफ्तर गई तो उन्होंने कहा कि ये तो एक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, इस तरह ये कोई प्लॉट ही नहीं है, तो ये आपका हस्बैंड कभी आया ही नहीं है। हालांकि वो बेचारे दिन रात मेहनत करके, तो वो दोनों मियाँ बीवी नौकरी करके, सरकारी मुलाजमत करके वो प्लॉट्स खरीदते रहे, तो उनको, मगर वो माफिया जितने ताकतवर हैं कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये असल में तो सारे निज़ाम की खराबी है। और इसमें ये वाला जो फ्रॉड है जो सोसाइटीज के नाम पे किया जाता है, सबसे ज्यादा और जब ये बेचने की टाइम होता है तो बड़े बड़े पुरकशिश उसके इश्तिहारात लगाए जाते हैं। असल में तो वही टाइम होता है जब उनको सरकारी इदारे मॉनिटर करें कि क्या ये जो पुरकशिश अट्रैक्शंस दे रहे हैं, ये जो ग्रीन बेल्ट्स का, पार्क्स का नाम दे रहे हैं, तो उस वक्त वो उसको देखें कि क्या ये इसमें यहाँ कोई ऐसी सहूलत मौजूद भी है। जब ये शुरू करते हैं तो ये लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, बाद में इनकी फाइल्स जो हैं लोगों के खरीदने की वजह से वो करोड़ों पे चली जाती हैं, तो वो अपना मुनाफा लेके साइड पे हो जाते हैं और बाद में वो इलाका जाने और जी सरदार साहब आपकी तरफ आप जी रिजवान साहब आपने बहुत स्टोरी की हैं खास तौर पे हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर। तो आपने देखा होगा चंद एक सोसाइटीज के अलावा कोई ऐसी आप उंगलियों पे गिन के बता नहीं सकते कि जिसमें एज पर CDA कैपिटल डेवलपमेंट जो हमारी अथॉरिटी है उसके बाइलाज के मुताबिक डेवलपमेंट हुई हो, ग्रीन एरिया हो, पार्क हो या मसाजिद, ये वायलेशन इतनी ज़्यादा आखिर क्यों है? क्या CDA नाकाम हो चुका है, बुरी तरह फ्लॉप हो गया ये हमारा इदारा? जी बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने इस टॉपिक पे हमें बात करने के लिए मदऊ किया। बात यह कि जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी की, तो सबसे पहले ये आता है कि लीगल और अनलीगल जो चीज़ें उनमें आती हैं, उसमें देखा जाए तो बहुत सी ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने काम भी किया, डेवलप भी किया, पर उसमें भी जो उनके बाई लाज हैं वो उन पर पूरा नहीं उतरती। मसला यह है कि माफिया की जब हम बात करते हैं तो माफिया उन्हें कौन बनाता है? बनाते तो आम लोग हैं ना। अब 8-9 साल से, बल्कि आप पीछे चले जाएं, हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसे बनी हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, ये पता नहीं 10 रुपए का प्लाट देते हैं, इतना लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया। बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता कि इतनी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं सिर्फ 1 मंथ में। वो कहते हैं ये हम एक नया उसका फेस एक जो है E-ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं और हमारे ही जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, खुद भी करते हैं और दोस्तों का भी इन्वेस्ट करवाते हैं, और जगह का पता ही नहीं होता कि वो जगह है किधर, क्या है, उसके बाई लाज पूरे हैं या नहीं है, और वो उस पर इन्वेस्ट करता है। और दिनों में वो, बल्कि 1 घंटे या 2 घंटे में जब उसकी तकरीब होती है, उसमें उसके अकाउंट में अरबों रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे वो अरबों रुपए लेकर वो किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है। और जो वो ब्लॉक होता है, जो उनकी वो देना है, उनको प्रोवाइड करना होता है उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है फाइल की मद में, उनको आखिरकार वो जब वो उनसे पूछते हैं 3 साल कंप्लीट होते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारी तो यार जगह ही नहीं है, हमारे पास ये फाइल है,
बल्कि 3 साल के बजाय वो उसी दौरान 6 महीने में उस फाइल की कीमत इतनी डाउन कर देते हैं, वो उनको फिर आधे हिस्से पे जो है ना वो बेचने को, वो कहते हैं यार हमारी कोई फाइल ले ले। जी जी तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जी रिजवान जी, सरदार साहब, क्या आप तो पूरे वर्ल्ड को जानते होंगे, कानून भी समझते हैं, क्या दुनिया में ऐसा ही होता है कि फाइलों के ऊपर ही प्लाट बिकते हैं, या ये सिर्फ अलमिया पाकिस्तान के अंदर है? यार असल में बात भाई ये है कि ये जैसा पहले हम बात जिक्र कर रहे हैं, रिजवान साहब भी कह रहे हैं कि माफियाज हैं, तो ये लोग जो हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कवानीन नहीं है। पाकिस्तान में तमाम सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ होती हैं, इनके पूरे बायलॉज होते हैं, इनके कवानीन होते हैं, तो ये तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। असल मसला ये है कि हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। हमारा सिस्टम टोटल जो है वो किसी भी बुनियाद पे अपना कोई भी बंदा, कोई भी इदारा अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखेंगे कोई छोटी करप्शंस तो नहीं है, ये किधर है नैब, कहाँ है FIA, क्या सियासी इदारों का जिम्मे ये रह गया है कि उन्होंने सियासी मैनिपुलेशन करनी है, और जहाँ पे इनफैक्ट मामलात हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहाँ जिना गार्डन की बात करें हम, तो वहाँ पे ये कुछ नहीं हो सकता। ये जिना गार्डन की बात करें, मैं ये इंट्रो में भी सॉरी भूल गया, जिना गार्डन खास तौर पे एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है सबसे ज्यादा बदनाम इस वक्त इस्लामाबाद में, कि वहाँ पे ना तो ग्रेवयार्ड है, ना ग्रीन एरिया है, ना स्कूल है, ना पार्क है, और इवन के जो रोड हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना होने के बराबर है। तो हमारे जितने भी इदारे हैं, मेरी उनसे भी इल्तिजा है, हमने 12 एप्लीकेशंस भी दी, मूव की, और हमने कोशिश की कि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हमारे पास आते हैं, एक नुमाइंदा, एक जो है ना वो उसकी शक्ल में मुकम्मल जो है ना वो कुछ चंद लोग जमा होके कि भी इसको किसी तरीके से हमारी हेल्प करें। तो जब आवाज़ उठाते हैं तो हम एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ, यकीन करें हमें भी ब्लैकमेल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर सर आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेंड है हाउसिंग सोसाइटियों का सेट कर दिया गया, जितनी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर की तरफ हम क्यों नहीं जाते? कोई अपने बच्चों का किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है, पूरी दुनिया में, चाइना में, कहीं और चले जाएं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मौसम भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वहाँ पे प्रॉपर काम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि सेक्टर को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। यहाँ पे क्यों नहीं सर आप लेके आना चाहते अपने बच्चों को? देखें, पहले तो पर्टिकुलरली जिना सोसाइटी के हवाले से मेरे भी बहुत से मिलने वाले वहाँ पे रहते हैं, तो यकीन करें बड़ा अफसोस होता है कि जब आप वहाँ जाके देखते हैं जो सड़कों का हाल है, जो जिस तरह से लोग गैस से मजबूर हैं, जिस तरह से पानी नहीं है वहाँ पे, जी जी। तो ये, और जो ख़ास तौर पे ग्रेवयार्ड के हवाले से बड़ी वहाँ पे बुरी सूरत हाल है कि वो भी प्लॉट्स बेच दिए गए हैं। तो असल तो बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, CDA को देखना, कहाँ है CDA, उनको देखना चाहिए कि वो अगर वो नहीं देख रहे तो यकीनन ऐसा तो नहीं है कि वो CDA के इल्म में नहीं है, वो CDA के इल्म में है। और वो जिस तरह कहते हैं कि कबूतर ने आंखें बंद की होती हैं, तो वो आंखें जानबूझ के, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मचले हुए हैं। जी जी, तो वो चीज़ है। तो असल में जो है, जैसे दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो तन आसानी है वो बहुत ज़्यादा उसका रिवाज, हमारा नौजवान, वो सेइंग अगेन कि पंजाबी में कहते हैं कम जवान दी मौत है, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। लोग जो हैं वो आसान तरीके से पैसा कमाना, फ्रॉड तरीके से पैसा कमाना, हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पैदा किया, और ये हमारी खुशकिस्मती है जो मशाले राह हैं पूरी दुनिया के लिए। और वो सोसाइटीज़ के वाले से भी अगर बात करें तो वो अहद करते हैं एक तरह से, तो अगर वो लोग इसी बात का अपने मज़हब का भी ख्याल करें तो एक अहद करते हैं, फिर उसको बाद में पूरा नहीं करते। तो हमारे यहाँ जो है किसी भी शक्ल में पैसा कमाना उसको जो है वो अहम समझा जाता है। सोसाइटी के नॉर्म्स बदल गए हैं। जो बंदा पैसा कमाता है, चाहे फ्रॉड से कमाए, चोरी से कमाए, उसको वो कहते हैं ये समझदार है, ये सियाना है, ये लायक है। और जो बंदा
ईमानदारी से अपनी रोटी रोजी कमाता है या अपने चादर के अंदर पाँव रख के गुजारा करने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं कि ये बुद्धू है, ये बेअकल है और ये इसको इतनी सेंस ही नहीं है कि ये कुछ कमा सके या आगे बढ़ सके। तो ये सोसाइटी के अनफॉर्चुनेटली एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये और ख़ास तौर पे ये सोसाइटीज़ में आप देखेंगे, आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो कम तालीम याफ्ता हैं। आप उनकी मिसालें सुनेंगे कि फलां साहब आप मैट्रिक पास थे, अभी जनाब वो लैंड क्रूजर पे फिर रहे हैं, और तो वो सिर्फ उन्होंने एक तरीकाकार इस तरह का बना दिया। जी सरदार साहब, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है आई थिंक कि वो भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर को भी समझ, जिस तरह तेज़ी के साथ ये कटिंग करके इस्लामाबाद में भी आपने देखा होगा कि ग्रीन एरिया ख़त्म हो गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटियों की भरमार है। तो ये पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में ये हाउसिंग सोसाइटी बन जाएंगी तो बाकी क्या रह जाएगा, ये कब हम सोचेंगे? सर अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, और जिस एक टाइम था जब इसे दुनिया के खूबसूरत दारुल खिलाफों में माना जाता था, जिस तरह हम बाकी तमाम शोबा ज़िंदगी में, जैसे आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो जब यकीनन आपको भी याद होगा जब हम एजुकेशन के टाइम से गुजरे थे, बड़ी बुनियादी प्राइमरी एजुकेशन, तो कहा जाता था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है वो दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में। तो इस वक्त पाकिस्तान का नहरी निज़ाम ना होने के बराबर है। इसी तरह ये इस्लामाबाद है, ये इसको कहा जाता था कि ये दुनिया के खूबसूरत दारुल खिलाफों में है, इस वक्त ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, और रोज़ एक नई सोसाइटी खुलती है, सैकड़ों खुल चुकी हैं, तो वो और उसका कोई निज़ाम नहीं है। तो जब तक ये चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, शहरों को ऊपर की तरफ जो है, जितने भी दुनिया में बड़े शहर हैं, यकीनन आबादी बढ़ रही है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, मगर अगर आप टावर की शक्ल में आप लेके जा सकते हैं, जितना अगर आप सारी एग्रीकल्चर लैंड जैसा कि आप कह रहे हैं वो आप इंगेज कर देंगे सोसाइटीज़ में, तो उसके बाद तो फिर जो है आप खाएंगे का। और अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक ज़रूरी मुल्क होते हुए आप गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ज़रूरी अजनास सब्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हर वो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिसके हवाले से पंजाब का एक नाम है। जी रिजवान साहब, आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये डेवलपमेंट हाउसिंग हमारे जो डेवलपमेंट कैपिटल अथॉरिटी है, इनसे बाकायदा एनओसी ली जाती है। एनओसी लेने से पहले जो डेवलपर है वो क्या करते हैं कि पहले उस ग्रीन को ग्रे किया जाता है, ग्रीन को ग्रे किया जाता है, ग्रीन एरिया को ग्रे करने के बाद फिर जब उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनओसी ली जाती है, तो उस वक्त बड़े अलमिया की बात है कि हमारा जो ग्रीन एरिया, एक तरफ हम कहते हैं कि बिलियन ट्री लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ग्रीन को ग्रे करके वहाँ पे बड़े बड़े टावर और ये हाउसिंग सोसाइटी हम डेवलप करें। तो ये हमारा जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये किस लिए है, ये कब देखेगा? फिजिकली वहाँ पे जाके अगर आप देखें, हमने काफ़ी ऐसे शवायद भी इकट्ठे किए, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमें कोई इस पर असर नहीं, जो जैसे करता है पाकिस्तान के अंदर तो कानून है ही नहीं, तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है? जी माई साहब, बात यह है कि हम अरसा दराज से जो है हम एक शोर मचा रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो सोसाइटी की भरमार है, और उस पर यह है कि एक तो नालों पे कब्जा किया जा रहा है, ग्रीन एरिया को ख़त्म किया जा रहा है फिर ये जो पहाड़ियों की कटाई हो रही है, जितनी तेज़ी से ये कटाई हो रही है, आप देखेंगे कि मारगला की जो पहाड़ी है, इसके पीछे जो सोसाइटी बन रही है, वो कुछ दिन के बाद हम उस पर स्टोरी आपको ब्रेक करेंगे, आपको बताएंगे कि उस पर वो सारी पहाड़ी काटी जा रही है। इसका पानी का जो है, पानी इधर उस तरफ चला जाएगा, टेक्सला की तरफ चल जाएगा, इस्लामाबाद का पानी फिर ख़त्म हो जाएगा। जिस तेज़ी से वो कटाई कर रहे हैं, वो पहाड़ी को कटाई करके वो अपनी चीज़ों को, अपने जो सोसाइटी को है, वो एक बहुत बड़ा माफिया है। माफिया की बात की जाती है, जो माफिया इतनी बड़ी जो पहाड़ी को कटाई कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर बैरिया एनक्लेव के पास सारी पहाड़ियों की कटाई की गई, और कितनी ख़तरनाक ये बात है। इसके अलावा जो सोसाइटियाँ हैं, उन पे जो CDA है, उसका तो हमें कोई कानूनी कार्रवाई नज़र नहीं आती। वो सिर्फ एक नोटिस निकाल देता है कि कानूनी और गैर कानूनी ये सोसाइटियाँ हैं। अगर आप ये नोटिस निकालते हैं जो ऐसी सोसाइटी है, उस पर आप कार्रवाई भी करें। वो जब उस पर लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब मुतासरीन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको ये पता चलता है कि यार ये सोसाइटी बन गई। इससे पहले वो कहाँ सोए होते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि RDA ने एक सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की, और उन भरपूर कार्रवाई की, और उनके मालकान और उनके डेवलपर के खिलाफ उन्होंने FIR दे दी, और FIR के बाद कुछ टाइम बाद, 1 मंथ के बाद, उनको NOC उसको मिल गया।
आप देखें पहले एफआईआर दी जाती है, फिर उनको एनओसी दी जाती वो है। तो इसलिए दी जाती है कि माल जो है ना ताकि टेबल के ऊपर बैठ के अच्छा कमाया जा सके। जी यहाँ पे लेना है हमने एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ बाद सरदार साहब आपसे एक सवाल करेंगे। सवाल मैं रखता हूँ आपकी तरफ। सर, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या आरडीए है, जब ये ऑपरेशन करने जाते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी जितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, तो ये पहले स्टार्ट लेते हैं तो उनसे एक मुकमका और रेट मुकर्रर करते हैं ताकि एक लोगों के अंदर ये पता चल जाए कि वाकई ऑपरेशन करने आए, लेकिन वो खामोशी के साथ वापस चले जाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, ये ब्रेक के बाद आपसे बात होगी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।